कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करके जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी और इसका प्रेस और ओपोजिशन ने जमकर विरोध करना चालू कर दिया था। 1975 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई हो। स्ट्राइक्स को गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया था। सारे प्रोमिनेंट ओपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। जय हिंद दोस्तों। 25 जून 1975 ये वो तारीख है जब भारत के इतिहास के सबसे काले दौर की शुरुआत हुई थी। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, जिसमें आम आदमी के बेसिक राइट्स छीन लिए गए थे। सारे ओपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया था। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल पीरियड था। पर आपने कभी सोचा है कि ये इमरजेंसी आखिर होती क्या है? क्या रीजंस थे जिसकी वजह से देश में इमरजेंसी लगाई गई थी? आज के इस वीडियो में हम नेशनल इमरजेंसी के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल ये तब डिक्लेयर की जाती है जब हमारे देश की सिक्योरिटी या फिर सॉवरेनिटी को कोई खतरा हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग अगर वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या फिर आर्म रिबेलियन जैसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखिए, 1975 में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई हो। इससे पहले भी 2 बार इमरजेंसी लगाई गई थी। पहली बार 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया था और वॉर शुरू हो गया था। दूसरी बार 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था और बांग्लादेश बना था। और तीसरी बार 1975 में इमरजेंसी लगाई गई। अब देखिए, पहली 2 बार जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो वॉर्स की वजह से लगाई गई थी, पर 1975 की जो इमरजेंसी है वो इंटरनल डिस्टरबेंस का हवाला देते हुए लगाई गई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया था? ये जानने के लिए हमें 1975 से पहले के हुए इवेंट्स को समझना पड़ेगा। देखिए, कहानी शुरू होती है 1966 से। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और फिर 1966 से लेके 1971 के बीच में इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस पर ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट कंट्रोल हो गया था। गवर्नमेंट की पावर कैबिनेट की जगह प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट के पास आ गई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी को कैबिनेट के इलेक्टेड मेंबर्स पर भरोसा नहीं रह गया था। इंदिरा गांधी अपने सारे राइवल्स का पत्ता धीरे धीरे काट रही थी। इसी के चलते 1969 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई थी। कांग्रेस ओ, जिसमें सारे ओल्ड गार्ड शामिल थे, और कांग्रेस आर, जिसको इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। इसके बाद जब 1971 में लोकसभा इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर ने गरीबी हटाओ जैसा नारा देते हुए भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। और इस जीत के बाद कांग्रेस में उनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेजरली सारे स्टेट्स में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सारी पावर्स इंदिरा गांधी के हाथों में आ गई थी। इसके बाद में दिसंबर 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और बांग्लादेश बना था। इससे इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी और कई लोग उन्हें दुर्गा भी कहने लगे थे। ये वो समय था जब गवर्नमेंट और हमारा जुडिशरी सिस्टम आपस में टकरा रहे थे। अब देखिए, 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई चेंजेस नहीं कर सकते जो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हों। इस डिसीजन को रिवर्स करने के लिए सरकार ने 1971 में 24th अमेंडमेंट पास किया, जिसके तहत पार्लियामेंट के पास वो पावर आ गई थी जिसमें अगर पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करके फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट कर सकती थी। अब देखिए, इसी तरीके से 1969 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने चौधरी बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया था और आरसी कूपर ने इसके खिलाफ केस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट पब्लिक पर्पस के लिए एक्वायर करती है तो उस प्रॉपर्टी के मालिक को उसका इक्विवेलेंट कंपेंसेशन मिलना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी 25th अमेंडमेंट लाके रिवर्ट कर दिया गया था। इसके अलावा 1970 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने प्रीवी पर्स को एबोलिश कर दिया था। ये वो पेमेंट्स थी जो प्रिंसली स्टेट्स के पूर्व राजाओं को दी जाती थी। जब इसका केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया तो गवर्नमेंट ये केस हार गई थी, पर 26th अमेंडमेंट लाके सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी निरस्त कर दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स करके जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी और इसका प्रेस और ओपोजिशन ने जमकर विरोध करना चालू कर दिया था। अब देखिए, 1973 आते आते महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
सिस्टम बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका था। जिस गरीबी हटाओ की बातें करके इंदिरा गांधी सत्ता में आई थी, वो सिर्फ बातें लगने लगी थी। बढ़ती महंगाई और करप्शन के विरोध में लोग प्रदर्शन करने लगे थे। 20 दिसंबर 1973 एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हॉस्टल फूड की बढ़ती हुई फीस के खिलाफ स्ट्राइक कर दी थी। सिमिलर तरीके से गुजरात यूनिवर्सिटी में भी स्ट्राइक्स हो रही थी। स्टूडेंट्स, लॉयर्स और प्रोफेसर्स ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी, नवनिर्माण युवक समिति। प्रोटेस्टर्स उस समय के गुजरात के सीएम रहे चिमन भाई पटेल के रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे। स्टेट वाइड स्ट्राइक्स हो रही थी और पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में क्लैशेस हो रहे थे। प्रोटेस्टर्स के दबाव में आके इंदिरा गांधी ने चिमन भाई पटेल को रिजाइन करने को बोला था और फिर गवर्नर ने स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। अब देखिए, सेम तरीके से प्रोटेस्ट बिहार में भी शुरू हो चुके थे। वहां पे बिहार मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। ये मूवमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट में फैले करप्शन के खिलाफ चल रहा था। बाद में जेपी ने इस मूवमेंट को लीड किया और धीरे धीरे ये मूवमेंट इंदिरा गांधी की सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट में कन्वर्ट हो चुका था। गुजरात की ही तरह बिहार में भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व करने की मांग चल रही थी, पर इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद देश में नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक्स हुई और इन स्ट्राइक्स को गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया था। इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी पर भी करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। देश में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हो चुके थे। इसके अलावा 1973 के ऑयल क्राइसिस ने महंगाई को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इकोनॉमी पर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया था। ऐसे में 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट एक हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाती है। राजनारायण केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी का अपने इलेक्शन कैंपेन में दुरुपयोग करने का दोषी पाया था और फिर उनका 1971 का इलेक्शन रद्द कर दिया था। इसके अलावा उनको अगले 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से भी बैन कर दिया गया था। अब देखिए, इस फैसले को इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, पर 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और एक एमपी होने के सारे अधिकार को होल्ड कर दिया था। इंदिरा गांधी पार्लियामेंट में भी वोट नहीं कर सकती थी, पर जब तक उनकी अपील का कोई रेजोल्यूशन नहीं हो जाता तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बनी रह सकती थी। अब देखिए, इस समय जेपी नारायण ने लोगों को रोज गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कहा था। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में एक मैसिव रैली ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सरकार के आदेश का पालन नहीं करना चाहिए अगर वो आदेश इमोरल और अनएथिकल हो तो। और फिर 25 जून 1975 की रात को ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एडवाइस पर उस समय के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इंटरनल डिस्टरबेंस इसका कारण बताया गया था। बिना कैबिनेट से डिस्कस किए यह इमरजेंसी लगा दी गई थी। अब देखिए, रातों रात मेजर न्यूज़पेपर्स के ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी। जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण एडवाणी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, विजयराजे सिंधिया जैसे सारे प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। सारे अरेस्ट मीसा, DISIR, कॉफेपोजा जैसे एक्ट के तहत हुए थे। अरेस्टेड लीडर्स को अपने परिवार तक से मिलना अलाउड नहीं था। RSS और जमात इस्लामी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर दिया गया था। स्टेट इलेक्शंस को भी रोक दिया गया था और प्रेस पर स्ट्रिक्ट सेंसरिंग हो रही थी। आम नागरिक के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए थे और इसके खिलाफ कोई कोर्ट भी नहीं जा सकता था। अब देखिए, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के पास में डिक्टेटोरियल पावर आ गई थी। गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी बोलता उसे जेल में डाल दिया जा रहा था। इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट लाके अपने खिलाफ आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया था। अब देखिए, इसके अलावा संजय गांधी कुछ प्रोग्राम्स को लीड कर रहे थे, जैसे कि फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के नाम पर लाखों लोगों का फोर्स स्टेरिलाइजेशन कर दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टारगेट दे दिए गए थे जिनको पूरा करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। अब देखिए, अगर कोई स्टेरिलाइजेशन के लिए नहीं मानता है तो उसे जबरदस्ती उठा के ले जाया जाता और फिर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। कई ऐसे केसेस भी सामने आए थे जिसमें ओल्ड एज लोगों को या फिर 18 साल से कम उम्र के लोगों को भी स्टेरिलाइज कर दिया गया था। अब देखिए, इसके अलावा इमरजेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा था। इसके लिए बहुत सारे घर डिमोलिश कर दिए गए थे। स्लम क्लियरेंस का काम बहुत ज़्यादा हुआ था। ये डिमोलिशंस अक्सर पुलिस को साथ लेके किए जाते थे
और वहाँ के लोगों को मीसा या फिर DISIR का डर दिखा दिया जाता था। अब देखिए, इमरजेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंडमेंट्स किए गए थे। 38वें अमेंडमेंट के तहत ये इंश्योर किया गया था कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। इसी तरीके से 39वां अमेंडमेंट लाया गया और जुडिशरी की किसी भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की चुनावी जांच करने की पावर को छीन लिया गया था। इसके अलावा 42वां अमेंडमेंट लाया गया जिसमें जुडिशरी सिस्टम्स की पावर को और कम करने की कोशिश की गई थी। अब देखिए, देश में इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। लोग इमरजेंसी की आड़ में किए गए एट्रोसिटीज और महंगाई से तंग आ चुके थे। डेमोक्रेसी बचाओ मोर्चा जैसे कई आंदोलन होने लगे थे। 18 जनवरी 1977 को अचानक से इंदिरा गांधी फ्रेश इलेक्शंस अनाउंस कर देती है। कुछ ऑपोजिशन लीडर्स को जेल से रिहा कर दिया जाता है और कुछ जेल में ही थे। ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर जनता पार्टी बनाई थी। उन्होंने जनता को डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप में से किसी एक को चुनने को कहा था। 16 मार्च 1977 से लेकर 20 मार्च 1977 के बीच में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे और उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। मानो जनता उनसे इमरजेंसी का बदला ले रही थी। जनता पार्टी ने टोटल 298 सीट जीती थी और वो सरकार में आई थी। पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए थे। 21 मार्च 1977 के दिन इमरजेंसी को ऑफिशियली एंड कर दिया गया था। ये गवर्नमेंट 44वां अमेंडमेंट लेके आई और कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से उसके मूल स्वरूप में वापस लाया गया था। सो दोस्तों, ये था हमारा इमरजेंसी का वीडियो। इफ़ यू लाइक अवर कंटेंट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवर वीडियोज़ और सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।